वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी सर्कल प्रोफेशनल। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने जो क्वेश्चन देखा था, ये वीडियो उसकी कंटिन्यूटी में ही हमने बनाया। मई 2024 सीए इंटर का क्वेश्चन पेपर है आपके स्क्रीन पे। क्या बोला है बच्चों, यहाँ पे देखना, ये एकदम ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट येस इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या बोला है यहाँ पे, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आंसर द फॉलोइंग क्वेरीज। बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है ना, इट इज रिगार्डिंग प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन नंबर 42। क्लास में भी बच्चों मैंने आपको बोला है सेक्शन नंबर 42 मैम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर 42, उसके अंदर टोटल 11 सब सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों। क्या बोला है यहाँ पे, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आंसर दी फॉलोइंग क्वेरीज। ये क्वेरीज को आपको क्या करना है, आंसर करना है। क्या बोला है बच्चों यहाँ पर, व्हाट इज अ टाइप ऑफ रेजोल्यूशन टू बी पास्ड एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस टू होम एन ऑफर बाय प्राइवेट प्लेसमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर बी मेड। ये आपको पूछा है पहला क्वेश्चन। दूसरा बोला है एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज। मैम क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो गए इन केस ऑफ नॉन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो मैम स्टिपुलेटेड टाइम कितना होता है, और अगर उतने टाइम लिमिट में हमने अलॉटमेंट नहीं किया तब क्या होगा। तीसरा बोला है इन द केस वेयर शेयर्स आर अलॉटेड विद इन द रिक्विजिट अलाउड टाइम। मैम अगर हमने शेयर्स की अलॉटमेंट कर दी रिक्वायर्ड टाइम के अंदर, व्हेन कैन कंपनी स्टार्ट यूटिलाइजिंग द फंड्स रिसीव्ड बाय इट फ्रॉम प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या मेरे अलॉटमेंट करने पर जितना भी पैसा आया क्या मैं वो यूटिलाइज कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे, 3 क्वेश्चन पूछे गए बच्चों 5 मार्क्स के लिए, देखेंगे इसका आंसर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है एकदम ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, चीजें इसके अंदर ज्यादा है बच्चों। रूल नंबर 14 है ऑफ कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल 2014। क्या बोला है यहाँ पे, मैम जब भी हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट करते, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिकली सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को किया जाता है। ध्यान से सुनना बच्चों, ऐसे तो बोला है कि यहाँ पर हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं। बट इसके अंदर एक प्रोवाइजो दिया है। प्रोवाइजो ऐसा बोलता है कि मैम जब भी आप प्राइवेट प्लेसमेंट करते हो, और प्राइवेट प्लेसमेंट आप कर रहे हो किसका, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का। अगर आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो वहां पे 2 बातें आ जाती है। कितनी बातें आ जाती है बच्चों, 2 बातें आ जाती है। क्या बोला है मैम, वैसे तो हमेशा ही आपको क्या लेना है, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी है। क्या पास करके, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। किसने बोला है ये बच्चों, ये तो बोला है मैम रूल 14(1) ऑफ कंपनीज प्रोस्पेक्टस ऑफ अलॉटमेंट एंड सिक्योरिटीज रूल 2014। तो पहली बात तो बोल दी कि पहले तो ये बोला है कि मैम आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे। दूसरे केस में वो लोग ने एक प्रोवाइजो डाल दिया है, और प्रोवाइजो में क्या बोलते हैं, प्रोवाइजो है ये इस रूल का, सब रूल का प्रोवाइजो बोलता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्या इशू कर रहे हो, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। मैम हम सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, देन यू नो देयर इज नो नीड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन। मैम क्यों ऐसा, इसका लॉजिक मैंने आपको क्लास में समझाया बच्चों, बहुत इन डेप्थ हमने इसके लॉजिक को देखा है कि मैम जब हम नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं ना, फ्यूचर में वो लोग कभी भी कन्वर्ट नहीं होने वाले इन शेयर्स। तो जब वो शेयर्स में कन्वर्ट हो गई नहीं तो वो हम शेयर होल्डर के साथ तो आके कभी बैठने नहीं वाले, इसीलिए हम शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन पास यहाँ पे नहीं करते, इसीलिए हम वो स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पे पास नहीं करते। बोला है कि अगर आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रहे हो ना, तो इट इज सफिशिएंट इफ यू पास बोर्ड रेजोल्यूशन। लेकिन इसके अंदर भी किंतु परंतु है, इसके अंदर भी क्या है बच्चों, इसके अंदर भी किंतु परंतु है। क्या किंतु परंतु है मैम, बोले सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से ही आपकी बात बन जाएगी, सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से ही आपकी बात बन जाएगी अगर ये जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करके जो पैसा आप रेज कर रहे हो वो लिमिट्स के अंदर है। और ये लिमिट्स कौन सी मैम, 181C की लिमिट्स के अंदर है। बोलते हैं मैम जो क्लॉज सी के अंदर सबसेक्शन 1 ऑफ 180 है ना, अगर उसके लिमिट्स के अंदर रह के आप चीजें कर रहे हो, अगर उसके लिमिट्स के अंदर रह के आप चीजें कर रहे हो तो बोलते तो फिर चलेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन ही पास कर दो। मैम ये लिमिट्स क्या है, लिमिट्स ऐसी है कि बच्चों मेरा जितना भी पेड अप शेयर कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर इतने लिमिट का मैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करके फंड्स रेज कर रही हूँ तो बोलते हैं आपसे बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दो। ओनली पासिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन इज सफिशिएंट, ओनली पासिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन इज सफिशिएंट। लेकिन अगर मैम मैं लिमिट से एक्सीड कर रही हूँ तो देखो आगे का प्रोवाइजो क्या बोलता है बच्चों, आगे का प्रोवाइजो बोलता है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इन केस ऑफ ऑफर ऑन इन्विटेशन फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, अगर जो प्रपोज्ड अमाउंट आप रेज करने वाले हो इट एक्सीड्स द लिमिट
मैम 181C की लिमिट को एक्सीड कर दिया। मैम 181C की लिमिट मतलब मैम ये जो अभी आपने समझा है ना, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, इस लिमिट को क्या कर दिया मैम, एक्सीड कर दिया। तो भले ही आप नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स इशू कर रहे हो, यू हैव टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन। बट यहाँ पे और एक चीज़ बोलिए बच्चों, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो बट ओनली वंस इन अ ईयर। एक बार स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दोगे ना, बात आपकी बन जाएगी। क्या यहाँ तक ईजी? बोलो बच्चों, क्या यहाँ तक इजी? तो पहले तो क्या बोला है मैम, जब भी हम प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं ना, हमको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। ठीक है मैम, हमने स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया। हमने जैसे ही स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया, बात बन जाएगी, आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर हम ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन से ही बात बन जाएगी। लेकिन अगर आपने ये कंडीशन फुलफिल की तो मैम कंडीशन क्या है कि ये जो भी लिमिट्स है, जो भी आप फंड्स रेज कर रहे हो, दिस शुड बी विद इन द लिमिट्स ऑफ 181C। लिमिट्स के अंदर है तो बोर्ड रिजोल्यूशन से बात बन जाएगी। लिमिट से एक्सीड किया तो मार्क माय वर्ड्स, आपको फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन ये स्पेशल रिजोल्यूशन एक बार पास कर लो, पूरे ईयर के लिए वैलिड होगा। क्या इतना इजी? ओके, आगे क्या बोला है, दस बेस्ड ऑन अबाउ रिजोल्यूशन विल बी पास। मैम तो क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट तो हमारा हो गया, एक पार्ट तो हमारा हो गया कि मैम रिजोल्यूशन ऊपर की लिमिट्स के ऊपर पास किया जाएगा। अब आगे देखना बच्चों, आगे हमें बोला था कितने लोगों को आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। तो अगर आपने मेरे लेक्चर में देखा होगा तो एक्ट में लिखा है इट शैल नॉट एक्सीड 50। मैम 50 लोगों से ज्यादा को तो हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर ही नहीं सकते, है ना। क्या लिखा है मैम, एज पर सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट, प्राइवेट प्लेसमेंट शुड बी मेड ओनली टू सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन। बच्चों मैंने आपको बताया था प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे होता है, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आइडेंटिफाई करेंगे बोर्ड, है ना, आइडेंटिफाई, अच्छा बोर्ड आइडेंटिफाई करेगा और शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, रिजोल्यूशन में उनको अप्रूव करेंगे। तो मैम बोर्ड जब आइडेंटिफाई करेगा ना तो इट शुड नॉट एक्सीड 50 और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। मैम एक्ट में तो बोला है 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, और रूल में क्या बोला है बच्चों, रूल में बोला है इट शैल नॉट एक्सीड 200 इन अ फाइनेंशियल ईयर। मैम एक फाइनेंशियल ईयर में 200 से ज्यादा लोगों को तो हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट कर ही नहीं सकते। क्या बोला है मैम, कंपनीज prospectus and allotment of security rules। बच्चों कंपनीज prospectus and allotment of securities rules ऐसा बोलता है, रूल 14 ऐसा बोलता है मैम कि एन ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट शैल नॉट बी मेड टू मोर देन 200% इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो मैम ये तो समझ में आ गया कि 200 से ज्यादा लोगों को एक फाइनेंशियल ईयर में हम प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर और किंतु परंतु एक क्या बोला है बच्चों, इसमें 200 में हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को, QIB को, प्लस एम्प्लॉयज को, प्लस ऐसे एम्प्लॉयज को जिसको मैम हम इस सॉप के तहत शेयर्स देते ना, उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। मैम तो 200 के लिमिट में ना तो हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स देखेंगे, ना तो हम एम्प्लॉयज को देखेंगे जिसको इस सॉप की स्कीम के थ्रू शेयर्स मिले, उनको हम एक्सक्लूड करेंगे 200 की लिमिट में। क्या इतना इजी बच्चों? तो बेटा इसके आगे और भी एक चीज आपको लिखनी है कि मैम रूल 14 सब रूल 7 बोलता है NBFCs विच आर रजिस्टर्ड अंडर RBI एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी विच आर रजिस्टर्ड विथ नेशनल हाउसिंग बैंक, ये लोगों का ऐसा बोला है इफ दे कंप्लाई विथ रेगुलेशन मेड बाय RBI एंड नेशनल हाउसिंग बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफर और इन्विटेशन to be issued on private placement basis, then they need not comply with rule 14 सब रूल 2 अबाउ। मैम अगर इन कंपनीज ने, अगर NBFC ने जो रजिस्टर्ड है RBI के साथ, अगर उसने RBI का कंप्लायंस कर दिया है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने अगर नेशनल हाउसिंग बैंक वाला कंप्लायंस कर दिया है, तो उनको इसकी कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। बस इतनी बात यहाँ पे लिखिए। दस बेस्ड ऑन दिस मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स टू हुम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर इज मेड इन फाइनेंशियल ईयर विल बी डिटरमाइंड। बच्चों एज अ स्टूडेंट अगर आप ये पेपर लिखने जाते हैं और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है ना, आप सिर्फ इतना ही लिखते हैं मैम 50 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, और रूल में बोला है 200 से ज्यादा को आप फाइनेंशियल ईयर में नहीं दे सकते, बट वो इनकम्प्लीट आंसर हो जाएगा बच्चों। कंप्लीट आंसर में आपको ये भी लिखना है कि QIB को हमने एक्सक्लूड किया है, इस सॉप के तहत जितने भी एम्प्लॉयज को शेयर्स मिले उनको हमने एक्सक्लूड किया है। फिर आपको ये भी तो लिखना है मैम RBI और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को लेके जो चीजें लिखी है वो भी आपको लिखना है। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। आंसर में सिर्फ ये लिख देने से कि मैम प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, बात नहीं बन जाती बच्चों, कंप्लीट लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं, कहीं कहीं पे तो बोर्ड रिजोल्यूशन से भी बात बन जाती है। तब हम बोलेंगे कि आपने आपका पूरा कंप्लीट आंसर लिखा है।
चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था कि मैम सेकंड क्वेश्चन तो ये पूछा था, सेकंड क्वेश्चन ये पूछा था कि व्हाट इफ अलॉटमेंट इज नॉट मेड। देखो सेकंड क्वेश्चन पूछा था एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज इन केस ऑफ नॉन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विद इन स्टिपुलेटेड टाइमलाइन। मैम तो पहले तो हमको टाइमलाइन भी तो पता होनी चाहिए, कितने दिन में शेयर्स अलॉट होता है बच्चों, तो शेयर्स का अलॉटमेंट हो जाना चाहिए विद इन पीरियड ऑफ 60 डेज। कितने दिन के अंदर बच्चों, विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज। क्या बोला है, एज पर सेक्शन 42 सबसेक्शन 6 of the Companies Act provides that a company making offer or invitation to offer under private placement shall make allotments of its securities within 60 days। मैम 60 days कहाँ से, 60 days फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। जिस दिन मेरे पास एप्लीकेशन मनी आया 60 डेज के अंदर मुझे अलॉटमेंट कर देना है। मैम लेकिन क्वेश्चन में तो क्या पूछा है, नॉन अलॉटमेंट के केस में क्या होगा, तो बोले इफ कंपनी फेल्स टू मेक अलॉटमेंट 60 डेज के अंदर। मैम अगर हमने अलॉटमेंट नहीं किया देन रीपेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी टू सब्सक्राइबर शैल बी मेड विद इन 15 डेज फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ 60 डेज। बच्चों टाइमलाइन देखना, अगर मैंने 60 डेज, इधर मैंने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया था, इधर मैंने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया था, यस मैम किया था रिसीव। 60 डेज में, विद इन 60 डेज क्या कर दो बच्चों, इधर आके आप अलॉटमेंट कर दो, है ना। अगर इधर 60 डेज खत्म हो रहे तो यहां तक आप क्या कर दो, विद इन 60 डेज मैम क्या कर दो अलॉटमेंट। मैम नहीं कर पाए अलॉटमेंट तो ये नेक्स्ट जो 15 दिन है ना, इस 15 डेज में, ये 15 डेज में क्या लिखा है बच्चों, इफ अ कंपनी फेल्स टू मेक अलॉटमेंट देन रीपेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी टू सब्सक्राइबर शैल बी मेड विद इन 15 डेज फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ 60 डेज। बच्चों 60 डेज यहाँ पे खत्म हुए ना, आपने अलॉटमेंट नहीं किया। मैम अलॉटमेंट नहीं किया तो क्या हुआ, तो बोलते कि नेक्स्ट 15 दिन में जहाँ पे 60 डेज खत्म हुए उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज में क्या कर दो, एप्लीकेशन मनी रिटर्न कर दो। ओके मैम रिटर्न कर देना है कितने दिन के अंदर, 60 डेज खत्म हुए, अलॉटमेंट नहीं किया, 60 डेज खत्म हो गए, 15 दिन के अंदर, 60 डेज के बाद नेक्स्ट 15 डेज के अंदर क्या कर दो, रिटर्न कर दो। ठीक है मैम, एप्लीकेशन मनी हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। लेकिन मैम अगर हमने रीपे नहीं किया एप्लीकेशन मनी तो अब क्या होगा, तो बोले अब कंपनी को क्या लगेगी, अब कंपनी को पेनल्टी लगेगी, कंपनी लाइबल हो जाएगी टू रीपे द अमाउंट। मैम अब कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आ गई, कंपनी इज लाइबल टू रीपे द मनी अलोंग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%। मैम 12% से उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बच्चों। लेकिन ये 12% कब से, ये 12% जिस दिन 60 डेज एक्सपायर हुए ना, यहाँ से 12% स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। जिस दिन 60 डेज एक्सपायर हुए क्या लिखा है, 12% पर एनम फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60th डे। बच्चों ये 12% यहाँ से शुरू नहीं होगा, 75th डे से शुरू नहीं होगा, ये कहाँ से शुरू होगा मैम, ये शुरू होगा 60th डे से। नेक्स्ट बच्चों क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है कि मैम क्या मैं ये पैसे को यूटिलाइज कर सकता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन द केस शेयर्स वर अलॉटेड विद इन द रिक्विजिट अलाउड टाइम When can company start utilizing the funds। मैम मैंने ना अलॉटमेंट कर दी, 60 डेज के अंदर बोला था ना, मैंने अलॉटमेंट कर दी, क्या अब मैं वो फंड्स का यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। जिसने भी सेक्शन नंबर 42 एकदम ध्यान से पढ़ा है ना बच्चों, उसको मालूम है कि आप यूटिलाइजेशन कब कर सकते हो, कब कर सकते हैं बच्चों यूटिलाइजेशन। तो भले ही मैम आपने अलॉटमेंट कर दिया, आपने सब कुछ सही कर दिया, बट स्टिल यू कांट यूज द फंड्स अनटिल एंड अनलेस रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आप फाइल कर दो। क्या लिखा है बच्चों, ध्यान से देखना, कंपनी शैल नॉट यूटिलाइज द मनी। मैम मैं पैसा यूज कर ही नहीं सकता थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट अनटिल एंड अनलेस अलॉटमेंट इज मेड। ठीक है मैम, अलॉटमेंट इज मेड, आगे क्या लिखा है, एंड मतलब मैम अलॉटमेंट कर दो, एंड क्या कर दो, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आपने फाइल कर दिया विथ रजिस्ट्रार एज पर सेक्शन 42 सबसेक्शन 8। और ये रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आपको कितने दिन में फाइल करना है मैम, विद इन द पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। और अगर आपको फॉर्म याद हो नहीं हो तो मैं बता दूं, इन फॉर्म PAS 3 पास 3 में मैम हम रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करेंगे और उसके बाद ही हैंस इट कैन यूटिलाइज मनी दस रिसीव वंस द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज फाइल्ड विथ रजिस्ट्रार। मैम जैसे ही मैंने रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल कर दिया ना, अब मैं उस फंड्स का यूटिलाइजेशन कर सकती हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।